हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का रुक्मिणी प्रकाशन जो प्लेटफॉर्म का है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को या विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया होता है। और चुनाव जो है यह संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से पहली बार कराया गया था। लगभग 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुनने का प्रावधान किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में से एक थी। और प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था यह 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो यह हमारा आंसर राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। साथ ही याद रखेंगे कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। और जो राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है यह आर्टिकल 80 में दिया हुआ है। साथ ही याद रखेंगे कि जो लोकसभा है इसके स्ट्रक्चर के बारे में आर्टिकल 81 यानी 81 में दिया हुआ है। और जो राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें हैं वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या जो है 31 है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान होती है? तो यह होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने की प्रक्रिया के समान ही होती है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 148 से लेकर के 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है इसके अंतर्गत महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद जो 93 है उसके अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। और वर्तमान में जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं यह के संजय मूर्ति हैं। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वह हो जाएंगे जीवी मावलंकर। दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 18 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर को 1954 में लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने 1963 में लाया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 117 के अकॉर्डिंग। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह आर्टिकल 117 में दिया हुआ है। और धन विधेयक का जो निर्धारण है यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह अनुच्छेद 110 के क्लॉज 3 में दिया हुआ है। साथ ही याद रखेंगे अनुच्छेद जो 306 है, अनुच्छेद 306 में पहली अनुसूची में भाग ख में उल्लिखित राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 307 जो है इसमें अनुच्छेद 103 से अनुच्छेद 304 के बीच प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति का वर्णन है। और अनुच्छेद 266 है इसमें भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखों का वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो जो अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषक हैं उनको हम लोग फेल्लाह बोलते हैं। और मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। याद रखेंगे
मिस्र के मरुस्थानों में खजूर की खेती होती है और यहाँ के किसानों को फेलाह बोला जाता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। साथ ही याद रखेंगे जो उसी के बगल में कांगो है, कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो होता है यह अफ्रीका के पूर्वी भाग है। नेक्स्ट है, फ्रांस में मोटर उद्योग का सर्वाधिक विकसित केंद्र है। तो फ्रांस में जो मोटर उद्योग का सर्वाधिक विकसित केंद्र है वह मोयने है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। औद्योगिक नगर का नाम याद रखना है, जैसे ऑटोमोबाइल में उत्पादन में है तो सबसे फेमस है उसको बोलते हैं डेट्रॉयट। जहाँ पे जहाज निर्माण होता है उसको बोलते हैं ग्लासगो। वही सिल्क वस्त्र उद्योग में मिलान में होता है। लोहा इस्पात कोबे हो जाएगा। और जहाज निर्माण जो हो जाता है यह व्लादिवोस्तोक होता है। नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में चंदन के लकड़ी के वन जो है यह नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चंदन की लकड़ी ज़्यादातर पूर्वी घाट में, तमिलनाडु के पूर्वोत्तर में वेल्लोर जिले से लेकर के पश्चिम में नीलगिरी तक के क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। और भारत में सबसे अधिक चंदन कर्नाटक के जंगल में पाया जाता है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है वह तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है और यह मुख्यतः चारकोनेट पठार से बनी हुई है। साथ ही याद रखेंगे कि सतपुरा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है धूपगढ़ी। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ी है। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है यह नई दिल्ली में स्थापित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था यह किया गया था 1875 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं यह मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे में स्थित हैं। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक संस्था है। नेक्स्ट है, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो द थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं यह चेतन भगत हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चेतन भगत के द्वारा और भी पुस्तकें लिखी गई है, जैसे है वन नाइट एट अ कॉल सेंटर, रिवॉल्यूशन 2020, टू स्टेट्स, अ स्टोरी ऑफ माई मैरिज। उसके बाद एक है 5 पॉइंट समवन। ये सभी चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वहीं वर्ष 2024 में चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी 11 रूल्स फॉर लाइफ। साथ ही याद रखेंगे अमृता प्रीतम के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जैसे पिंजर और एक था रसदी टिकट। यह अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। और झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है द नेमसेक और उसके बाद इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। वहीं रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ब्लू अम्ब्रेला और चेरी ट्री। नेक्स्ट है, मद्रास की स्थापना किसने की थी। तो मद्रास की स्थापना यह फ्रांसिस डे के द्वारा की गई थी। 1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे फ्रांसिस डे। इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से कुछ भूमि लेकर इस नगर की स्थापना की थी। साथ ही याद रखेंगे जो जॉब चार्नक थे इन्होंने कोलकाता की स्थापना की थी। कोलकाता शहर, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने का जो श्रेय है यह विलियम इमर्सन को दिया जाता है। वहीं अगर आजाद भारत का पहला योजनाबद्ध शहर जो चंडीगढ़ है, इसके स्थापत्य का जो श्रेय है यह ली कर्बूजर को जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। तो यह है रॉबर्ट क्लाइव, जिन्हें स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। पीट का कथन था कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। और क्लाइव द्वारा बंगाल में लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी। क्लाइव बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से लेकर के 60 तक, फिर उसके बाद 1765 से लेकर के 1767 तक रहा था।
अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था और इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जो जिम्मेदारी थी यह नवाब के हाथों में थी। और जो अल्बुकर्क है यह फ्रांसिस्को डी अल्मीरा के बाद में दूसरा पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। इससे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीरा आया था 1509 में, और अल्बुकर्क जो है यह 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीरा आया था और 1509 में अल्बुकर्क आया था। और अल्मीरा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाई गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वहीं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसको भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो मुख्यालय है यह हरियाणा में स्थित है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की जो स्थापना है यह की गई थी 1962 में। याद रखेंगे भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वह बल्लभगढ़ हरियाणा में हो जाएगा। वहीं पशु क्रूरता अधिनियम लाया गया था 1960 के अंतर्गत यह पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किया जाए। और भारत में वन्य जीव जो संरक्षण लाया गया था 1972 में लाया गया था, और भारतीय वन्य जीव संस्थान का जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 1982 में किया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो जो मेगास्थनीज आया था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और यह सेल्यूकस का राजदूत था जो पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा के नाम से संबोधित करता था। भारत में रहकर उसने देखा सुना और उसने एक इंडिका नामक अपनी पुस्तिका को लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। याद रखेंगे मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। नेक्स्ट है शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो शिवाजी के शासन काल में आय का जो मुख्य स्रोत था ये चौथ था। चौथ एक प्रकार का टैक्स होता है जो यह अपने पड़ोसी राज्यों पर अपने आधिपत्य होने का दावा करके भू राजस्व के रूप में 1/4 हिस्सा वसूल करता था, जिसके बदले में उस क्षेत्र में आक्रमण एवं लूटपाट न करने का वचन दिया जाता था। और एक सरदेश मुखी होता था जो मराठों के ही काल में आया था, वह 1/10 यानी 10% होता था। याद रखेंगे चौथ होता है यह 1/4 यानी 25% होता था, और जो सरदेश मुखी होता था यह 1/10 यानी 10% होता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित किया गया था। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ और इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा गया था। सरोजिनी नायडू ने इसे 2 आत्माओं का मिलन कहा था। और असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वह 1 अगस्त को किया गया था 1920 में। याद रखेंगे 1920 में 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था। वहीं खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, यह 1919 से लेकर 1922 तक चलाया गया था। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर जो बांध है यह चंबल नदी का हिस्सा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और इस बांध की आधारशिला जो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च को 1954 में रखा था। वहीं सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा पे है और एक है जायकवाड़ी परियोजना जो गोदावरी नदी पर स्थित है। साथ ही याद रखेंगे हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। हीराकुंड बांध जो है यह 4800 मीटर लंबा है। बिहार का जो शोक है यह कोसी नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट है
भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य हो जाएगा यह तो धर्मस्तु जया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह तो धर्मस्तु जया का अर्थ होता है जहां धर्म है सत्य वहां विजय है। महाभारत में कुल 11 बार इसे मिलता जुलता शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है और महाभारत में उल्लिखित है यतः कृष्ण अस्ततो धर्मो यतः धर्मस्ततो जया। साथ ही याद रखेंगे भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते और सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है और एक है LIC का आदर्श वाक्य। LIC का जो आदर्श वाक्य है वह है योगाक्षेमम वह्यहम्। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, यह LIC का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है अरुण वरुण और तमूर नदियां किस नदी की प्रणाली का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा अरुण वरुण जो तमूर नदी है यह कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है यह गोसाई स्थान चोटी के उत्तर में स्थित है और बिहार का अभिशाप जो है कोसी नदी को ही बोला जाता है। कोसी नदी को महाभारत में कौशिक नदी के नाम से जाना जाता था और कोसी परियोजना के लिए भारत नेपाल के बीच औपचारिक रूप से समझौता 1954 में किया गया है। साथ ही याद रखेंगे जैसे गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी में है सबरी, मंजीरा, पूर्णा, वर्धा और कृष्णा की सहायक नदी में है मूसी, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा। वैसे ही सिंधु की सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में इस रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। यह कब से लागू हुआ? तो इसे लागू किया गया 9 अप्रैल 2025 से लागू किया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। और भारत के अलावा उन्होंने चीन पर 34% का टैक्स लगाया और यूरोपीय यूनियन पर लगभग 20% का टैक्स लगाया। वहीं साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगा। यह रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 को रात 12 बजे के बाद लागू हुआ। नेक्स्ट है दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? जो दीफू दर्रा है यह अरुणाचल हिमालय में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में और भी दर्रा है जैसे बोमडीला दर्रा, यांगियाप दर्रा, यह सभी अरुणाचल प्रदेश में है। वैसे ही सिक्किम में है जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और हिमाचल प्रदेश में है बड़ा लाचा दर्रा। उसके बाद एक है रोहतांग दर्रा। वैसे ही जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। और नीति दर्रा, माना दर्रा, ये सभी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो लोक सेवा दिवस है यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। भारत सरकार ने 2006 से राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाने का फैसला लिया है और भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। साथ ही याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस होता है, यह पूरे विश्व में 21 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे जो 21 सितंबर है इस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो, बहरीन, लिechtenstein और भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही साथ याद रखेंगे एक होता है 7 अगस्त को, जो 7 अगस्त होता है इस दिन भाला फेंक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। कौटिल्य द्वारा रचित है अर्थशास्त्र, यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर्ण प्रणाली और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और लगभग 6000 श्लोक समाहित हैं। और आधुनिक दार्शनिक
आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जो जनक यह मैकियावेली को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के विचारों को टॉल्स्टॉय की किस पुस्तक ने प्रभावित किया था? तो महात्मा गांधी के विचारों को टॉल्स्टॉय की पुस्तक थी वॉर एंड पीस, इसने प्रभावित किया था। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किए और गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और कर बंदी की प्रेरणा पाई थी। वहीं रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय का प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गुजुल लक्ष्मी नारसु चेट्टी, यह मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। यह स्टेटमेंट गलती हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यह इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर है वह बी हो जाएगा। 1884 में एम वीर राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी, न कि गुजलू लक्ष्मी नारसू। याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य था स्थानीय संगठनों के कार्य को समन्वित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके। यह बोला गया था एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट ने कहा था, मैं एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपना मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके। और एक कवित्री के रूप में नायडू के काम ने महात्मा गांधी द्वारा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? तो यह हरियाणा में किया गया था। याद रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण हरियाणा के हिसार जिले में किया गया। और हरियाणा के हिसार के अंतर्गत है अग्रोहा के महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, उसके परिसर में अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया है? तो बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी और गहरी पहुंच के लिए मेरा गांव मेरा गौरव योजना का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और यह योजना 2015 में शुरू किया गया था। याद रखेंगे, मेरा गांव मेरा गौरव योजना 2015 में शुरू किया गया। और इस योजना में देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों एवं ICAR के सभी कृषि विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम या योजना चलाया गया था? तो यह चलाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, यानी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम यह अप्रैल 1953 में तैयार किया गया था और 2 अक्टूबर 1953 से लागू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण में DNA, RNA और राइबोसोम की भूमिका होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोटीन एमिनो अम्लों की लंबी श्रृंखला होती है और सजीव के सामान्य क्रियाकलाप के लिए एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी इत्यादि सभी प्रोटीन के लिए आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों के कुछ वर्णकों में कुछ में 17 गुणसूत्र और अन्य में 18 गुणसूत्र होते हैं।
17 एवं 18 गुणसूत्र धारण करने वाले जो जीव होते हैं वह क्रमशः नर एवं मादा होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कीटों में जो होता है वह एक ओ प्रकार का होता है, लिंग निर्धारण विधि पाया जाता है। और कुछ कीटों जैसे कॉकरोच होता है, कॉकरोच एवं कुछ कृमियों में वाई गुणसूत्र होता है, अनुपस्थित रहता है मतलब। अतः जो नर होता है उसमें केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है और ऑटोसोम के अतिरिक्त एक्स होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य एवं सभी कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनमें किडनी के अलावा लीवर जो होता है, लीवर, त्वचा, फेफड़े आदि अंग में भी जो होते हैं ये उत्सर्जन में मदद करते हैं। और यकृत जो होता है विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है जो अमोनिया से कम हानिकारक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। क्या हो जाएगा O3 यानी ओजोन। ओजोन जो है यह द्वितीयक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक वह वायु प्रदूषक होता है जो सीधे स्रोत से निष्कासित होता है और द्वितीयक प्रदूषक मतलब होता है प्राथमिक प्रदूषक के वायुमंडल में क्रिया करने से बनते हैं। द्वितीयक प्रदूषक उदाहरण में ओजोन आते हैं और पैन आते हैं। पैन मतलब पेरोक्सी एसिटाइल हाइड्रेट। और प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण में CO2, CO और SO2 आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया हुआ है। तो इसमें सही कथन है जो ठोस है CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। अगला है ठोस CO2 सीधे तरल में बदल जाती है। स्टेटमेंट गलत है। अगला है ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। यह स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो CO2 होता है यह जीवाश्म ईंधन में मुख्यतः निकाला जाता है और CO2 के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। CO2 का जो प्रयोग है यह अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है और CO2 गैस की जो प्रकृति होती है वह एसिडिक होती है और शीतल पेयजल होता है जो ठंडा या सोडा वाटर, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, लंबे समय तक अधिक सिंचाई किए जाने पर खेत में कौन सी समस्या पैदा हो जाती है। तो लंबे समय तक अधिक सिंचाई करने से खेत में क्षारीयता की समस्या पैदा हो जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे कि जो अम्लीय मृदा होती है तो अम्लीय मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए उसमें चूना या चूना जल का प्रयोग करते हैं और क्षारीय जो मिट्टी होती है उसको खेती योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। विटामिन दिया हुआ है और अभावजन्य रोग दिया हुआ है, मतलब किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो विटामिन ए की कमी होती है इसके कारण दृष्टिहीनता होती है और जो विटामिन B1 की कमी होती है इससे बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है। तो हो जाएगा स्टेविया। यह कृत्रिम मधुरक नहीं होगा। हम नियमित रूप से जिस टेबल शुगर यानी सुक्रोज का जो प्रयोग करते हैं उसकी तुलना में जो शुगर के विकल्पों को सामान्यतः किसी मधुरक के रूप में देखा जाता है और कृत्रिम मधुरक या कृत्रिम चीनी के विकल्प हैं। इन्हें स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से प्राप्त किया जाता है जिसमें जड़ी बूटियों या खुद शर्करा ही शामिल होती है। तो जो स्टेविया है यह कृत्रिम मधुरक नहीं है, बाकी सभी कृत्रिम मधुरक के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल ये उत्पादक होते हैं, यह सही है। और हरे पौधे अपना भोजन जो है कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और सभी हरे पौधे तथा नील हरे शैवाल होते हैं यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन उत्पन्न कर सकते हैं और इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है। तो जो इंटरफेरॉन शब्द है यह हो जाएगा विषाणु रक्षण प्रोटीन के संदर्भ में हो जाएगा। इंटरफेरॉन जो होता है यह विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से प्रदान करते हैं और एक विषाणु द्वारा प्रेरित इंटरफेरॉन अन्य विषाणुओं से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। तो घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपवर्तन का नियम जो है आपतित किरण जो होती है अभिलंब तथा अपरिवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं और किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जो ज्या होती है यानी साइन और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है उनका अनुपात जो होता है यह नियतांक होता है और इसको हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा यह मोनेरा से संबंधित नहीं होगा। मोनेरा से संबंधित बैक्टीरिया डायटम और साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। मोनेरा जगत के जीव उन सभी स्थानों में पाए जाते हैं जहां जीवन की थोड़ी भी संभावना मौजूद है जैसे मिट्टी जल वायु गर्म जल के झरने जो 80 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं और हिमखंडों की तली रेगिस्तान इत्यादि में। और साइनोबैक्टीरिया जो होती है साधारणतः प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं और इन्हें पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। नेक्स्ट है डैश धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। तो यह होती है गैलियम। जो गैलियम धातु होती है यह हमारी हथेली पर पिघल जाती है और गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। वहीं एक ब्रोमीन जो है ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि प्याज और लहसुन के गंध का जो कारण होता है वह पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है जैनिक सिनर ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग का फाइनल किसको हराकर जीता है। तो जो जैनिक सिनर हैं इन्होंने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब या अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो जर्मनी के हैं उनको हरा करके जीते हुए हैं। हमारा ऑप्शन जो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा। जैनिक सिनर इटली के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। याद रखेंगे जैनिक सिनर का संबंध है टेनिस खेलने से और यह इटली के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है साथ ही याद रखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है यह होता है हार्ड कोर्ट पे होता है और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है यह 1905 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के रूप में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है यह 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस पर यह गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया था और बताया गया था कि देश में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई है और सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन है इसकी संख्या उत्तर प्रदेश में बताई गई है। उसके बाद बिहार पश्चिम बंगाल और असम का स्थान है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत सरकार ने 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया था और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है और वहीं 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत भी की गई थी और एशिया का जो पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है
यह पटना में खोला गया है और भारत का पहला डॉल्फिन सफारी जो है यह वाराणसी में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 तक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर हैं। तो अप्रैल 2025 के अनुसार आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मूलतः राजस्थान के ही रहने वाले हैं। साथ ही याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वह सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और भारतीय रिजर्व बैंक यह अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के एआई मॉडल में क्रांति लाने वाले किस प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया है? यह किया गया है एआई कंप्यूट पोर्टल और एआई कोसा पोर्टल। यह दोनों को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के एआई मॉडल में क्रांति लाने के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो आयोजन है यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और इसका आयोजन प्रथम चरण लेह लद्दाख में और दूसरा चरण जो है यह गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण 2020 में लेह और गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ किया गया है? तो भारत की जो पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना किया गया है यह गुजरात में किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को दिए जाने वाले आरक्षण पर किस संविधान संशोधन के तहत वैधता की मुहर लगाई थी? तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस को दिए जाने वाले आरक्षण पर वैधता की मुहर लगाई थी। साथ ही याद रखेंगे कि जो 104वां संविधान संशोधन था यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया और जो 102वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और जो 100वां संविधान संशोधन है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में मखाना की खेती का सकल फसली क्षेत्रफल कितना था? तो ये हो जाएगा लगभग 27.8 हजार हेक्टेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह किस सूची में सूचीबद्ध है? तो यह जो है सम्मति सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संवर्धन से है और जो अनुच्छेद 48 का ए है उसमें दिया हुआ है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। वहीं अनुच्छेद 51 है, 51 के क्रम में पैरा 6 में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन करने से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में ये महाजनपद मगध से होकर के बहती थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार में स्थित था जिसमें वर्तमान पटना और गया जिला सम्मिलित थे। नेक्स्ट है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो जो दलित वर्गों का संघ था यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। और भारत में दलित आंदोलन की जो शुरुआत है यह ज्योतिराव फुले के नेतृत्व में शुरू हुआ था। वहीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा 1924 में बॉम्बे में
बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि हरिजन सेवक संघ का स्थापना या 1932 में पुणे में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी हो जाएगी, इसमें से घटप्रभा हमारा आंसर बी हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदियां हैं जिसमें शामिल है कोयना, यरला, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, यह सभी तुंगभद्रा, भीमा, यह सभी कृष्णा की सहायक नदी है। साथ ही याद रखेंगे जो कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भारत में द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है इसको भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की स्थापना जो किया गया था इसमें 60 सदस्य थे और प्रथम बार इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय सूची और राज्य सूची का प्रावधान किया गया था और 1919 के अधिनियम के द्वारा ही पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी और यह अधिनियम जो है 1921 में क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश। तो भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश हुआ था यह 1935 के भारत शासन अधिनियम से हुआ था। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता राज्य को स्वायत्तता देना था और 1935 के भारत शासन अधिनियम को 1 अप्रैल 1937 से क्रियान्वित किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 इसके बारे में अली जिन्ना ने कहा था सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा और जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी बताया था। अगला क्वेश्चन है अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो जो अलीनगर की संधि हुई थी यह सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला यह जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था और मानिक चंद्र को कोलकाता सौंप कर राजधानी मुर्शिदाबाद वापस लौट आया था और 7 फरवरी को 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित है? तो बिहार में जो प्रचलित है वह जाट जाटिन भी है, डोमकच और विदेशिया ये भी है और क्षमा चकेवा यानी सभी जो है यह बिहार में प्रचलित है। डोमकच जो होता है यह लड़के के विवाह के लिए बराती प्रस्थान करने के बाद घर के आंगन में महिलाएं पुरुष का स्वांग रचाकर नृत्य करती है और क्षमा चकेवा जो होता है इसमें भाई बहन के मंगलमय स्नेह को अभिव्यक्त करता है और विदेशिया जो होता है यह बिहार का बहुचर्चित लोक नाट्य है। विदेशीय नृत्य के जो जनक हैं यह भिखारी ठाकुर हैं और विदेशीय नाटक भिखारी ठाकुर द्वारा ही लिखी गई थी। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती जो नदी है यह दामोदर की सहायक नदी नहीं होगी। दामोदर नदी जो है यह हुगली की सहायक नदी है और दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है यह छोटा नागपुर पठार से होता है और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। साथ ही याद रखेंगे इसकी जो सहायक नदी है वह बराकर है, जमुनिया है, उसके बाद बरकी है और कोनार नदी है और जो दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित है लता अ लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक के लेखक। तो ये हो जाएंगे यतीन्द्र मिश्रा, यानी यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा लिखा गया है लता अ लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक लिखा गया है। लता मंगेशकर की जो मृत्यु हुई थी यह 6 फरवरी 2022 को हुई थी और 2001 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है
14 मार्च, तो रीजनिंग है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? तो फर्टिलाइजेशन की जो खोज की गई थी यह डब्ल्यू हॉप मिशर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच वैल्यू होता है वह 10.5 होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है यह अकार्बनिक यौगिक है जिसका फॉर्मूला जो होता है MgOH का होल 2 होता है और इसे मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रभाविता और एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन जो है यह मेंडल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 ओम के 10 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में सजाया जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध या कितना हो जाएगा? जब समानांतर क्रम में सजाया जाएगा 2 ओम के प्रतिरोधों को, तो जब उसे हम ऐड करेंगे तो 1/R का फॉर्मूला होता है, तो 1/2 प्लस 1/2 करके 10 बार जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, यानी जो R हो जाएगा हम लोग का रेसिस्टेंट हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1/5 ओम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य जो हो जाएगा यह टीएम नहीं होगा। टीएम मतलब थूलियम होता है, यह लेंथेनाइड तत्व होता है और आवर्त 6 के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा जाता है, इसे लेंथेनाइड कहा जाता है। और जो एक्टिनाइड होता है इसको एक्टिनाइड को रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो परमाणु बलों के सिद्धांत की जो खोज की है यह हिडेकी युकावा के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि परमाणु संरचना का जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था और परमाणु विखंडन सिद्धांत यह ऑटो हन के द्वारा दिया गया था। वही परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा बनाया गया था और इलेक्ट्रॉन की जो खोज है यह जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो परिवहन के लिए सोलर कार का प्रयोग करना यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गैसीय प्रदूषकों को उनके स्रोत के आधार पर बांटा जाता है, जैसे धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले मवेशियों के मुख से मीथेन गैस निकलता है और गंधक युक्त जीवाश्म ईंधन जलाने से SO2, SO3, H2S तथा H2SO4 उत्पन्न होता है और एरोसोल कैन तथा रेफ्रिजरेशन प्रणाली से CFS उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बिंब के समान साइज होता है समतल दर्पण में और काल्पनिक होता है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, यह भी सही है। उसके बाद ये वास्तविक होता है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि यह आभासी और वस्तु के बराबर आकार का होता है और दर्पण में जितना पीछे होता है उतना ही वस्तु के आगे होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भाषाओं में से किसको सरकार ने क्लासिक भाषा घोषित किया गया है? तो सरकार ने कन्नड़ को और तेलुगु को क्लासिक भाषा घोषित किया है। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कन्नड़ भाषा को 2008 में और तेलुगु भाषा के साथ ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और कन्नड़ भाषा में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो है वह कविराज मार्ग है। साथ ही याद रखेंगे सबसे पहले 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और अप्रैल 2005 के अनुसार भारत में टोटल 11 भाषा है जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है सिडेराइट
किसका अयस्क है? तो जो सिडेराइट है यह आयरन का अयस्क हो जाएगा। सिडेराइट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है FeCO3। साथ ही याद रखेंगे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट ये सभी लौह अयस्क ही है। नेक्स्ट है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई है? तो इसमें कौन सी संस्था होगा? यहाँ पे संख्या नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यानी बिहार पंचायत राज अधिनियम आया था 2006 में, इसका जो धारा 90 है, तो धारा 90 का जो क्लॉज 1 है, 90 का क्लॉज 1, उसके अकॉर्डिंग ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। और ग्राम कचहरी जो होता है सरपंच, पंच एवं न्याय मित्र से मिलकर बना होता है। और ग्राम कचहरी का क्षेत्र जो होता है यह ग्राम पंचायत होता है। और ग्राम कचहरी में सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? तो प्राकृतिक कोलाइड का एग्जाम्पल जो हो जाएगा वह ब्लड यानी रक्त हो जाएगा, और यह ऋण आवेशित कोलाइड होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो यह हो जाएगा GDP माइनस जो मूल्यह्रास जो हानि होती है उसको घटा देंगे तो शुद्ध सकल घर यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था का वह सकल घरेलू उत्पाद होता है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है एशिया कप 2025 की मेजबानी कहाँ किया जाएगा? तो एशिया कप 2025 की जो मेजबानी है यह बिहार में किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 29 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर 2025 के बीच में बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया जाएगा। और राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में चीन को हराकर भारत ने खिताब जीता था।